हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसका हम एक्सरसाइज पोर्शन करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 3 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर दी हैं। ये इसका 4th वीडियो रहेगा। ठीक है, 3 वीडियोज़ में हमने पूरे चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग जो है वो करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है वो पूछा हुआ है, चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही आंसर जो है वो चूज़ करना है, जो भी आपको स्टेटमेंट पूछी हुई है उसके लिए। फर्स्ट वन जो है वो आपको पूछा है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। ठीक है, आपको यहाँ पे टाइप्स दी हुई हैं, वेजिटेशन की टाइप्स दी हुई हैं। आपको बताना है कि कौन सी टाइप की वेजिटेशन से रबर ट्री जो है वो बिलोंग करता है। तो हमने पढ़ा था वो था ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन से जो है वो आपका रबर बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, सिनाचोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन। सिनाचोना ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा था, ये टाइप है एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर कितनी रेनफॉल जो है वो चाहिए होती है, तो वो चाहिए होती है 200 सेंटीमीटर से अबव। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 200 सेंटीमीटर नहीं है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे 100 सेंटीमीटर। थर्ड हमारे पास आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलिपल बायो रिजर्व लोकेटेड। तो हमने पढ़ा भी था बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो हमारे पास टोटल 18 बायो रिजर्व्स जो हैं वो हमने देखे हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा भी था। तो सिमलीपल जो बायो रिजर्व है ये लोकेट करता है ओडिशा स्टेट से। ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स। कि कौन सा बायो रिजर्व जो है इंडिया का वो वर्ल्ड के नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व से लोकेट में इंक्लूडेड नहीं है। तो वो आपका आ जाएगा मानस। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे इंडिया के हैं और वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स के अंदर आते हैं, लेकिन मानस जो बायो रिजर्व है वो नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपको, इसमें आपको 3 पार्ट्स पूछे हुए हैं। इन 3 पार्ट्स को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके आंसर्स हम आगे देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पूछा हुआ है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। तो क्या है कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट टाइप्स की प्लांट एंड डिफरेंट टाइप्स की एनिमल स्पीशीज़ के इंडिया के अंदर, मतलब किस कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सेकंड पूछा है, व्हाट इज़ अ बायो रिजर्व, गिव टू एग्जांपल्स। बायो रिजर्व्स क्या होते हैं, इनकी 2 एग्जांपल्स बतानी है। थर्ड है, नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। 2 एनिमल्स के नाम बताने हैं आपने जो कि ट्रॉपिकल और माउंटेन टाइप की वेजिटेशन में रहते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ था ना कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करेंगे तो इसमें आपका टेम्परेचर आ जाएगा, ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन, ये सारे के सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ की इंडिया के अंदर। देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ को देखते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे ये रीजंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड रिलीफ। लैंड एंड सॉइल भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से अलग अलग तरह के आपको प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ अलग अलग जगहों पे देखने को मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन था आपको, बायो रिजर्व्स क्या हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जिसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल के अंदर लिया होता है, ताकि वहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है किसकी, एनिमल और प्लांट्स की, उनको कंजर्व करके रखा जा सके, सुरक्षा करके कर सकें उसकी। जैसे अगर आप बात करेंगे सुंदरबन एग्जांपल अगर आप देंगे बायो रिजर्व्स की, तो सुंदरबन बायो रिजर्व्स जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। और अगर आप नंदा देवी बायो रिजर्व की बात करेंगे तो ये उत्तरांचल में है। ठीक है, थर्ड आपको पूछा था कि आपने बताना है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन में कौन से एनिमल्स रहते हैं और माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन में कौन से एनिमल्स रहते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल टाइप वेजिटेशन की बात करें तो वहाँ पे हमें एलिफेंट्स हो गया, टाइगर्स हो गया, मंकीज़ हो गया, ये देखने को मिलते हैं। और अगर हम माउंटेन टाइप वेजिटेशन की बात करें तो वहाँ पे स्नो लेपर्ड हो गया, कश्मीर स्टैग हो गया, एंटीलोप हो गया, ये जो एनिमल्स हैं वहाँ रहते हैं। एंटीलोप एक डियर की क्या है, स्पीशीज़ है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, तो इसमें पूछा हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोरा एंड फौना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, 2 आपको पार्ट्स पूछे हैं इसमें। फर्स्ट में पूछा है फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। तो स्टार्टिंग में ही जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसके स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, कोई भी प्लांट स्पीशीज़ किसी एक पर्टिकुलर रीजन की या पर्टिकुलर पीरियड की, उसको हम फ्लोरा बोलते हैं। और फौना कोई भी एनिमल स्पीशीज़ किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर पीरियड की, उसको हम फौना बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच में अगर डिस्टिंग्विश करें तो डिफरेंसेस बताएं, तो पहले हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ लेते हैं।
जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ये जो रीजन है ना, ये जो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये वार्म होता है और यहाँ पे बारिश जो है वो पूरा साल चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अपने ट्रीज़ के लीव्स हैं, वो अपने ट्रीज़ जो है अपने लीव्स, मतलब डेफिनेट टाइम नहीं होता है इनका ट्रीज़ का अपना लीव्स को शेड करने का। ठीक है, कभी एक टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज़ जो है वो अपना लीव शेड करेगी, कभी दूसरी करेगी, कभी तीसरी करेगी। दैट्स वाई ये जो आपके फॉरेस्ट है ये एवरग्रीन ही रहते हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगी एबोनी, महोगनी, रबर, रोजवुड। ठीक है। फोर्थ है, यहाँ पे जो कॉमन एनिमल्स पाए जाते हैं इन एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, वो हैं एलिफेंट्स एंड मंकीज़। और यहाँ पे बारिश जो है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो इनको मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ट्रीज़ जो हैं वो अपने लीव्स शेड करते हैं। मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है ना, तब ये अपने लीव्स जो हैं वो 6 to 8 वीक्स के अंदर अंदर सारे ट्रीज़ जो हैं वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें यहाँ पे कौन कौन से तरह के ट्रीज़ पाए जाते हैं, तो टीक हो गया, बैम्बो हो गया, सैंडलवुड, नीम, पीपल। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो लॉयंस एंड टाइगर्स जो है वो डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं मॉनसून फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बारिश जो है वो 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, देखिए, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। इंडिया के अंदर कितनी तरह की वेजिटेशन जो है वो पाई जाती है, उनके नाम बताइए, और जो हाई एल्टीट्यूड्स में वेजिटेशन पाई जाती है उसको डिस्क्राइब करें। तो देखिए, यहाँ पे 5 तरह की वेजिटेशन जो है इंडिया के अंदर पाई जाती है। फर्स्ट है आपकी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न एंड श्रब फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। इन सब के बारे में हमने ब्रीफली पढ़ा भी था। अब वो वेजिटेशन जो हाई एल्टीट्यूड्स में पाई जाती है वो होती है आपकी एल्पाइन वेजिटेशन। एल्पाइन वेजिटेशन जो है ये 3600 मीटर की जो हाइट होती है ना, मतलब जितना जितना आप ऊंचा जाते जाएंगे उतना उतना आपको माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वेजिटेशन भी वहाँ पे अलग अलग तरह की देखने को मिलेगी। अगर अल्पाइन वेजिटेशन की आप बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रीज़ जो हैं, यहाँ पे कॉमन ट्रीज़ जो पाए जाते हैं वो हैं आपके सिल्वर फिर, जिम्निपर्स, पाइन्स एंड बिर्चीज। ये इन ट्रीज़ की जो हाइट होती है ना वो स्टंटेड, मतलब जैसे जैसे स्नो लाइन वाली आप बर्फ़ वाली और बढ़ते जाएंगे, एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे ट्रीज़ की हाइट जो है वो स्टंटेड होती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी। देर आर श्रब्स एंड स्क्रब्स। यहाँ पे श्रब्स और स्क्रब्स होते हैं जो कि अल्पाइन ग्रासलैंड के साथ मर्ज हो जाते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन की अगर आप बात करेंगे तो लाइकन एंड मॉसिस जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टुंड्रा वेजिटेशन वो होती है जहाँ पे आपको कोई भी तरह का पेड़ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ट्रीलेस जगह होती है वो। लाइकन एंड मॉसिस जो है, मॉसिस एक तरह का प्लांट है और लाइकन जो है ये यहाँ पे फंगाई एल्गी बनकर एक सैंडविच टाइप का बनाती हैं। ठीक है, फंगाई और एल्गी दोनों मिलकर एक सैंडविच टाइप का बनाती है, पर ये प्लांट की स्पीशीज़ में नहीं आता है। ठीक है, इसमें फंगाई और एल्गी मिलकर दोनों जो है वो लाइकन को फॉर्म करते हैं। और मोसिस एक तरह का प्लांट ही होता है जो कि आपको हाई एल्टीट्यूड के रीजन्स में देखने को मिलेगा। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वाइट अ फ्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंडेंजर्ड इन इंडिया, वाई। इंडिया के अंदर कुछ प्लांट की स्पीशीज़ और कुछ एनिमल की स्पीशीज़ हैं वो इंडेंजर्ड है, खतरे में है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण ये है, पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है, डिफॉरेस्टेशन कर रही है, डिफॉरेस्टेशन करेगी तो प्लांट की स्पीशीज़ कम होंगी, और उन जंगलों में जो जानवर रहते होंगे वो भी ऑटोमेटिकली उनका भी इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा। डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पेड़ों का नुकसान हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, जैसे वेस्ट, इंडस्ट्रियल और केमिकल वेस्टेज जो आता है, या फिर एसिड डिपॉजिट्स अगर आएगा तो उसकी वजह से भी नुकसान होगा। हंटिंग कर रहे हैं ग्रीडी हंटर्स, मतलब लालची शिकारे जो मतलब शिकार करते हैं अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए ताकि वो बेनिफिट कमा सकें। फिर उसके बाद अंधाधुंध कटिंग हो रही है प्लांट्स की, ट्रीज़ की, ताकि लैंड को कल्टीवेशन के अंडर लाया जा सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया जा सके और घर वगैरह बनाए जा सके। एलियन स्पीशीज़ की इंट्रोडक्शन हो रही है, ये भी मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था, वहाँ देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, देन उसके बाद सिक्स्थ जो आता है, वाई हैज़ इंडिया आ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इंडिया के अंदर जो रिच हेरिटेज है फ्लोरा एंड फौना की वो किस कारण है? इंडिया के अंदर मेजर फिजिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, आप फिजियोग्राफिक डिवीजन भी बोल सकते हैं अगर आप इसकी टोपोग्राफी की बात करेंगे। ठीक है, लैंड सरफेसिस के फीचर्स की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर आपको माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया, प्लेट्यूज, आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह की टोपोग्राफी जो है इसकी देखने को मिलती है।
फिर डिफरेंट रीजन्स के, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट तरह की सॉइल्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद इंडिया का जो मानसून टाइप है, यानी कि क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप का है ज़्यादातर। फिर आपको वेरिएशंस जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की भी के अंदर भी वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया के अंदर फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर, जैसे लैंड, सॉइल, टेम्परेचर हो गया, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं या आप बोल कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी के लिए। इसीलिए इंडिया जो है वहाँ पे आपको फ्लोरा एंड फौना का रिच हेरिटेज जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट आपको क्वेश्चन जो है वो मैप स्किल से है, जिसमें आपको क्या करना है, एक आउटलाइन बनाना है इंडिया के मैप का। उसमें आपको क्या करना है, लेबल करना है एवरग्रीन फॉरेस्ट के एरिया, जहाँ जहाँ आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद एरियाज ऑफ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के एरियाज दिखाने हैं आपने को कौन कौन से एरियाज में आते हैं। और उसके बाद आपने कंट्री के नदन, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में दो दो नेशनल पार्क्स के बारे में बताना है कि सदर्न में 2 नेशनल पार्क्स कहाँ हैं, नदन में 2 नेशनल पार्क्स कहाँ हैं, ईस्टर्न में और वेस्टर्न में कहाँ पे हैं, ये आपने लोकेट करना है। यहाँ पे मैंने आपको वैसे मैप तो यहाँ शो करवाया है, लेकिन अगर आप खुद से इसको ड्रॉ करेंगे तो वेल एंड गुड। देखिए ये जितना भी आपका ये वाला पोर्शन है ना, डार्क ग्रीन वाला पोर्शन, ये आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट का पोर्शन है। ठीक है, हमने मैप जो हमने इंडिया का जब हम मैप टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हमने मैप में देखा था। उसके बाद ये लाइट ग्रीन वाला जो आपका पोर्शन है, ये सारा का सारा डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, एरियाज हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के, जहाँ जहाँ डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। उसके बाद ये आपके नदन में 2 आ गए, ठीक है, नेशनल पार्क्स। फिर ये आपके ईस्ट में 2 नेशनल पार्क्स आ गए, ये आपके वेस्ट में 2 नेशनल पार्क्स आ गए, और ये आपके साउथ में 2 नेशनल पार्क्स आ गए। ठीक है, आप इसको एक बार खुद से भी ड्रॉ कर लीजिएगा और लोकेट करिएगा अपने मैप के ऊपर। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।